भाषा का विकास, है ना। और समय लिख देना इसमें 1000 AD से और 1950 तक, 1950 तक, ठीक है। मतलब अभी के संदर्भ में हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे 950 वर्षों में हिंदी भाषा के स्वरूप पर चर्चा करेंगे, ठीक है। मतलब अभी कल की क्लास में आप लोगों ने जान लिया था कि किस प्रकार से संस्कृत भाषा वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अवहट्ट के माध्यम से हिंदी में बदल गए। अब हमारा मेन काम है हम ये जानें कि भाई 1000 ईस्वी से लेकर 1950 तक जो हिंदी भाषा पैदा हुई थी 1000 में, उसमें आने वाले 950 सालों में किस किस प्रकार के परिवर्तन हुए, ये हमको मेन जानना है। अब यहाँ पर देखो आपको कौन सी बात ज़्यादा ध्यान देने वाली है कि एक तो हमने जो वर्ष लिखा है, वर्ष केवल लिया है 1950 तक, है ना। अगर मान लीजिएगा कि यही जो वर्ष है 2020 तक भी हम लोग ले सकते 2022 तक, पर 1950 तक क्यों लिया है? क्योंकि 1950 में हिंदी जो है वो कहीं ना कहीं भारतीय संविधान में शामिल हो जाएगी। तो 1950 में पहुँच करके हम एक हेडिंग बनाएंगे, भारतीय संविधान में भाषा संबंधी प्रावधान। तो संविधान के अंतर्गत हिंदी में क्या क्या रूपरेखाएं दी गई हैं वो चर्चा कर लेंगे, और फिर देखेंगे 1950 के बाद हिंदी में क्या क्या परिवर्तन हुए। अगर मैं स्वरूप की बात करूं तो जो स्वरूप 1950 में था उसमें जरा सा बदलाव हुआ है, अंग्रेजी थोड़ी हावी हुई है, बाकी हिंदी का स्वरूप लगभग वैसे ही है, ठीक है। तो 1000 ईस्वी से लेकर 1950 तक। अब इसमें आप क्या करें कि इसको पढ़ने के पहले सबसे पहले कुछ फैक्ट आप लिखें। फैक्ट, पहला फैक्ट लिखेंगे आप हिंदी भाषा का प्रथम कवि। सबसे पहले लिखो हिंदी भाषा का प्रथम कवि। प्रथम कवि क्या हुआ? नहीं, वो रिकॉर्डिंग वाला है। हाँ, पहले लिखो आप हिंदी भाषा का प्रथम कवि, लिख दिया हिंदी भाषा का प्रथम कवि। मतलब हम सीधा ये देखना चाह रहे हैं कि हाँ, कवि, ठीक है। अब हिंदी भाषा के प्रथम कवि की अगर बात करें तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, दो कंसेप्ट पता हों। एक शब्द यूज करते हैं हम लोग कवि, और एक यूज करते हैं हम लोग महाकवि। दो अलग अलग संदर्भ हैं। कवि उस व्यक्ति को बोला जाएगा जिसने कोई भी काव्य लिखा है, काव्य कोई भी किसी भी प्रकार का काव्य लिखा है। जैसे आप मान लीजिएगा कि हम ले लेते हैं कबीरदास को, तो कबीरदास ने, अगर मैं बात करूं, कोई ग्रंथ नहीं लिखा। ग्रंथ का मतलब ये ऐसा मान लीजिए कोई महाकाव्य नहीं लिखा। अब बोले महाकाव्य में और खंड काव्य में बेसिकली अंतर क्या होता है? खंड काव्य एक ऐसी रचना है जिसमें किसी एक कहानी का, या मैं कहूँ किसी एक व्यक्ति के संपूर्ण जीवन का चित्रण नहीं भी किया जाए तो भी उसको काव्य के अंतर्गत रखा जाएगा, वो तो खंड काव्य है। और बोले महाकाव्य क्या? तो महाकाव्य में किसी एक व्यक्ति को हम टारगेट करते हैं, कोई भी एक व्यक्ति हो। राम को टारगेट करके पूरी रामायण लिख दी, रामायण क्या बन गया? अपने आप में महाकाव्य। बोले महाकाव्य का मतलब सिर्फ ये नहीं कि महान काव्य इसलिए महाकाव्य है। महाकाव्य का मतलब है एक ऐसी रचना जिसके अंतर्गत हम लोग देखें तो किसी व्यक्ति के संपूर्ण जीवन का चित्रण हो। संपूर्ण जीवन का चित्रण होगा तो महाकाव्य, और आधे जीवन का या किसी एक कहानी का अगर मैं बोलूँ तो फिर क्या रहेगा? खंड काव्य। अब मान लीजिए कि जिस व्यक्ति ने किसी व्यक्ति के संपूर्ण जीवन का चित्रण कर दिया तो वो कवि कहलाएगा, कवि नहीं, वो क्या कहलाएगा? महाकवि। अब हिंदी में देखो, हम जैसे बात करें दुनिया का पहला कवि हम किसको मानते हैं? दुनिया का सबसे पहला कवि मानते हैं महर्षि वाल्मीकि को। महर्षि वाल्मीकि ने कौन सी रचना की थी बताइए? रामायण। रामायण लिखा था महर्षि वाल्मीकि ने। महर्षि वाल्मीकि ने जब रामायण को लिखा तो रामायण आपकी नज़र में महाकाव्य के खंड काव्य? महाकाव्य। तो दुनिया का पहला कवि, संस्कृत का पहला कवि, संस्कृत का पहला महाकवि, हर स्थिति में आंसर कौन हो गया? महर्षि वाल्मीकि। अब हम बात कर रहे हैं कि एक व्यक्ति थे, समझना, मैं दो व्यक्तियों में कंपैरिजन करते हैं हम लोग, दो नहीं तीन नाम ले रहा हूं मैं। एक तो मैं नाम ले रहा हूं आपके सामने सरहप्पा। सरह है, सर, ह और पा, है ना। नाम कैसा है? नाम देख कर अंदाजा मत लगाओ। नाम इनका वास्तविक नाम था राहुल भद्र। नाम था राहुल भद्र।
अब ये राहुल भद्र कौन थे? तो राहुल भद्र एक बौद्ध मुनि थे जिन्होंने क्या किया कि कई सारे दोहों को बोलना शुरू किया था। दोहे, इनके शिष्य इनके दोहे सुनते थे, इन्होंने कई सारे दोहे बोले। अब चूंकि दोहे बोले हैं तो आप इनको कवि मानोगे कि महाकवि मानोगे? कवि। तो हिंदी का पहला महाकवि माना जाता है सरहपा को। सरहपा का वास्तविक नाम क्या था? राहुल भद्र। बात वो तो ये थी कि बौद्ध धर्म की जब भी हम बात करते हैं, बौद्ध धर्म की, ये जो धर्म था बौद्ध धर्म की 3 शाखाएं हुई कुल। एक शाखा जो निकल कर आई वो थी हीनयान, एक निकल कर आई महायान, और एक शाखा जो निकल कर के आई उस शाखा का नाम था वज्रयान। तो ये 3 शाखाएं हुई, ठीक है, थोड़ा ध्यान देना भाई। अब ये जो वज्रयान शाखा है ना, ये वज्रयान शाखा का मतलब हुआ करता था, वज्रयान शाखा का मतलब तंत्र मंत्र जादू टोना पर आधारित। ये लोग अपने आप को कहते थे सिद्ध। अब सिद्ध क्यों कहते होंगे आपको अंदाजा है, क्योंकि इन्होंने क्या प्राप्त कर रखी थी? सिद्धियाँ। तंत्र मंत्र जादू टोना जानते थे। और अगर हम बात करें तो पूरी हिंदी साहित्य में सिद्धों की अगर हम बात करें तो संख्या मिलती है 84, 84 थे ये, इनका 84 लोगों का ग्रुप था। और उनमें जो सबसे पहले सिद्ध हुए, सिद्ध का नाम था सरहपा। अब बोले सरहपा ये कैसा नाम है? इनका वास्तविक नाम था राहुल भद्र, लेकिन एक परंपरा थी। परंपरा ये थी कि जो भी व्यक्ति वज्रयान की उपाधि लेगा उसको अपना नाम बदलना पड़ेगा, और नाम बदलने के साथ साथ में टाइटल रखना पड़ेगा पा, उपाधि है पा। तो इन्होंने अपना नाम बदल कर दिया सरह, और उपाधि क्या ले ली? पा, और क्या बने? सरहपा। तो इनको माना जाता है हिंदी का पहला कवि। अब मुद्दा समझना। अब बोले वज्रयानी थे, ये थे, वो थे, ये कोई काम की बात नहीं है। परीक्षा में तो सीधा प्रश्न आएगा कि हिंदी का पहला कवि। तो हिंदी का पहला कवि हो गया सरहपा। अब अगर हम बात करें कि सरहपा की कोई रचना मिलती है क्या, तो मैं कहूँगा सरहपा की कोई रचना नहीं मिलती साहब, कोई रचना नहीं मिलती। बोले क्यों? क्योंकि ये एक प्रकार के ऐसे मुनि थे जो उपदेश देते थे किसके अंतर्गत? हिंदी के अंतर्गत। इन्होंने अपनी लैंग्वेज बोली, दोहे बोले, काम खत्म। लिखने का काम कभी नहीं किया। बाद में कभी आने वाली पीढ़ी में इनके शिष्यों ने किताब लिख दी, और किताब का जो नाम है वो है दोहा कोश। और दोहा कोश एक ऐसी किताब है कि इस किताब में, बात समझ ना, दोहा कोश एक ऐसी किताब है कि इस किताब में किसी एक व्यक्ति के दोहे नहीं लिखे हुए, तमाम लोगों के दोहे लिखे हुए। तो इस किताब को हम इनकी किताब नहीं मानते। इसलिए ध्यान रखना, हिंदी का पहला कवि प्राप्त होता है सरहपा या राहुल भद्र, लेकिन इनकी कोई रचना नहीं है। अब मुद्दा समझो। अब बात आती है कि फिर सबसे पहली रचना किसे माने, हिंदी की पहली रचना किसे माने? तो हिंदी की जो पहली रचना है उस रचना का नाम है श्रावकाचार। बात समझ ना, श्रावकाचार। श्रावकाचार में 2 शब्द हैं, एक तो है श्रावक और एक है आचार। श्रावक का मतलब बताओ क्या होता है? श्रावक मतलब बहुत बढ़िया, सुनने वाला। जिस प्रकार से हिंदुओं में शब्द चलता है भक्त, मुसलमानों में शब्द चलता है जायरीन, ऐसे ही जैनों में शब्द चलता है श्रावक। मतलब किसी एक भक्त का आचरण किस प्रकार का होना चाहिए, ये बताने वाली जो किताब है उस किताब का नाम है क्या? श्रावकाचार। भाई दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। हिंदी का पहला कवि तो हो गया सरहपा, लेकिन हिंदी की पहली रचना कौन सी है? श्रावकाचार। बात समझ रहे हैं? और श्रावकाचार को लिखने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था आचार्य देवसेन। इन्होंने लिखा। अब इनको ऐसा नहीं कि हिंदी का पहला कवि मान लो, जो हिंदी का पहला कवि उसकी रचना नहीं है, और जिसकी रचना है वो हिंदी का पहला कवि नहीं है। कंसेप्ट क्या है आपके दिमाग में लगभग क्लियर होगा। अब बात समझो, इन कवियों ने तो केवल और केवल लिखी कविताएं, लेकिन महाकाव्य किसी ने नहीं लिखा। महाकाव्य अगर हिंदी में सबसे पहले किसी ने लिखा तो ये लगभग 1190 के आसपास लिखा गया चंद्रबरदाई के द्वारा। और आप सबको पता चंद्रबरदाई की रचना का नाम क्या है? पृथ्वीराज रासो। भाई हम सब जानते हैं पृथ्वीराज रासो, जिसका नायक जो है, नायक का नाम है राय पिथौरा या जैसे हम बोलते हैं पृथ्वीराज तृतीय। वो व्यक्ति पृथ्वीराज तृतीय, राय पिथौरा, वो व्यक्ति कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो उसके ऊपर पहली बार महाकाव्य लिखा चंद्रबरदाई ने।
इसलिए चंद्रवरदाई हिंदी के पहले कवि नहीं कहलाते, वो क्या कहलाते? हिंदी के पहले महाकवि। और हिंदी का पहला महाकाव्य कौन सा हो गया? पृथ्वीराज रासो। तो तीन बातें हैं, एक हिंदी का पहला कवि, एक हिंदी की पहली रचना, और एक हिंदी का पहला महाकवि। अब मुद्दा एक और चीज़ का है, मुद्दा यह है कि जो हिंदी हम आज बोल रहे हैं, जो हिंदी आज हम बोल रहे हैं, वो हिंदी कौन सी हिंदी है? ब्रज है, बुंदेली की खड़ी बोली है? कल भी चर्चा कर रहे थे। तो भाई खड़ी बोली है भाई, तो अब ये भी देखना है कि हमारी खड़ी बोली में पहला कवि कौन हुआ। भाई हम तो खड़ी बोली बोल रहे हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये जो खड़ी बोली है ना, खड़ी बोली का पहले मतलब समझ लो। खड़ी बोली का मतलब ऐसा मान लो, जैसे आज मैं अगर आप लोगों से कहूँ कि यार इंग्लिश बोलना शुरू करो, आपको पता आप इंग्लिश बोल तो लोगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो मूलतः ब्रिटिशर्स हैं, जो अंग्रेज हैं, उनके बोलने की जो शैली है, सेम वैसी शैली हमारी नहीं रहेगी, प्रोनाउंसिएशन बदलेंगे। भारत में आए थे मुस्लिम आक्रांता, मुस्लिम आक्रांता जब आए तो जिनको उर्दू, अरबी और फारसी बोलने की आदत थी, उन लोगों ने हिंदी बोलना शुरू किया। जब बोलना शुरू किया तो हमारी भाषा का स्वरूप बदल गया, और जो बदला हुआ स्वरूप है वही स्वरूप क्या कहलाया? आने वाले समय में खड़ी बोली। और आज हम लोग किस भाषा का प्रयोग करते हैं? खड़ी बोली का। और खड़ी बोली का जो प्रयोग था वो लगभग 1300 के आसपास शुरू हो चुका था, 1300 के आसपास शुरू हो चुका था। हाँ, और अगर मैं बात करूं कि इस बोली में सबसे पहले कुछ लिखने वाले व्यक्ति का नाम था अमीर खुसरो। ये नाम था भाई, अमीर खुसरो। मतलब बोले अमीर खुसरो कौन? तो बोले अमीर खुसरो उस जमाने में अलाउद्दीन खिलजी, और तो मैं कहूँ अलाउद्दीन खिलजी से पहले बलबन, कैकुबा, शमसुद्दीन क्यूमर, फिर जलालुद्दीन खिलजी, फिर अलाउद्दीन खिलजी, खिलजियों तक लगभग 7, 8, 9, अभी तो मुझे याद नहीं है कितने सुल्तानों को इसने अमीर खुसरो ने समय देखा। मतलब अमीर खुसरो उस ज़माने का मोस्ट टैलेंटेड व्यक्ति था, और इस व्यक्ति ने शुरू कर दिया था पहेलियाँ लिखना। इसने पहेलियाँ लिख दी, जैसे इसने बोल दिया, एक थाल मोती से भरा, सबके सिर औंधा धरा, चारों ओर वह थाल घूमे, मोती उसमें एक ना गिरा। 2017 MPSI में आ गया था। पहली का अर्थ बताओ? आंसर आसमान। भाई मुद्दा ये है कि ठीक है, पहली का आंसर तो आसमान है, पर सबसे बड़ी बात है कि 1300 में ये वो बोल रहा है जो हम आज भी समझ पा रहे हैं। 700 साल हो गए इसको लिखे हुए, बस 700 सालों बाद भी हम समझ पा रहे हैं। अगर अमीर खुसरो बोल देता है, मान लो, ना मारा ना खून किया, 20 का सिर काट लिया, तो समझ में आता है बोल क्या रहा है? काट लिया, खून किया। खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी बाकी धार, जो डूबत सो पावत, जो पावत, मतलब ऐसा कुछ है, जो डूबत है सो पावत है, जो ना पावत सो पार, इस प्रकार से उसमें है। तो आप ये मान लो कि इस प्रकार से जब उन्होंने सब कुछ लिख दिया तो वो लैंग्वेज हम आज भी समझ पा रहे हैं। तो इसका मतलब खड़ी बोली का जनक या खड़ी बोली का पहला कवि कौन हुआ? अमीर खुसरो। आज हम लगातार खड़ी बोली का प्रयोग करें। तो ये 4 फैक्टर है जो शुरुआत में आपको याद रखना है। तो पहले 4 फैक्टर लिख दो। सबसे पहले लिखो हिंदी का पहला कवि, और सामने नाम लिखो सरहप्पा। सरहप्पा। सरहप्पा कोष्टक में लिख दो राहुल भद्र। राहुल भद्र, ठीक है। दूसरा लिखो हिंदी की प्रथम रचना। हिंदी की प्रथम रचना, हिंदी की प्रथम रचना का नाम लिखो श्रावकाचार। हिंदी की प्रथम रचना का नाम लिख दो श्रावकाचार। लिख दिया? ठीक है। कोष्टक में लिख दो आचार्य देवसेन। देवसेन। फिर लिखो हिंदी का प्रथम महाकवि।
हिंदी का प्रथम महाकवि, नाम लिख दो, चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई, कोष्टक में लिख देना पृथ्वीराज रासो। कोष्टक में लिख देना पृथ्वीराज रासो। ठीक है, फिर लिखो खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि, नाम लिखो अमीर खुसरो। ठीक है, अमीर खुसरो के कोष्टक में लिख देना पहेलियों का जन्मदाता। ठीक है, चलो अब सीधा मुद्दा समझो भाई, पूरा पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद में फिर आप लोग उसको लिख लेंगे। देखो सुनो, अब मतलब आज हमको ये देखना है कि 1000 ईस्वी से 1950 के बीच में हिंदी की क्या सिचुएशन रही। कल हमने इसको नहीं लिखा था, कहीं और लिखवाया होगा, ऐसा कुछ याद है कहीं ना कहीं, है ना, यहाँ नहीं लिखा था ये ना। चलो ठीक है, अभी देखो समझो। अब भाई ऐसा है कि 1000 ईस्वी से 1950 के बीच में अगर आपको भाषा संबंधी स्थिति देखनी है, हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ, विकास का मतलब ये कि हिंदी भाषा में परिवर्तन कैसे कैसे हुआ। जैसे हमने पृथ्वीराज रासो की लाइन सुनते हैं तो मिलता है ना, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मत चूके चौहान। वो बोलने का तरीका वो था। आप वो सुनो परमाल रासो, परमाल रासो में लाइन मिलती है 12 बरस कूकर जीते 13 जिया सियार और बरस 18 छत्री जीवे आगे जीवन कौ धिक्कार। तो वो बोलने के जो तरीके थे सन 1100-1200 में, आज वो तरीक़ों में कुछ बदलाव हुआ है। तो वो बदलाव किन कारणों से हुआ है, किन परिस्थितियों में हुआ है, वो हम जानने जा रहे हैं। अब अगर मैं बात करूं कि हिंदी का प्राचीन समय हम कब से कब तक माने, तो हिंदी का जो प्राचीन समय मैं उसको लगभग मानता हूं कि भाई 1000 ईस्वी से शुरू हुआ और अमूमन एक अंदाज़ा है कि भाई ठीक है भाई 1000 ईस्वी तक ये समय चलता रहा। ठीक है भाई, प्राचीन हिंदी थी। अब बोले प्राचीन हिंदी कैसी थी भाई? प्राचीन हिंदी, तो प्राचीन हिंदी ऐसी थी कि ये विदेशी शब्दों से पूर्णतः मुक्त थी। मतलब मेरा कहना है कि जो विदेशी शब्द थे, विदेशी शब्दों का मतलब अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, इस तमाम प्रकार के शब्द, तो विदेशी शब्दों से पूर्णतः मुक्त थी। विदेशी शब्दों से मुक्त, आप सबको पता है। अब बोले विदेशी शब्दों से मुक्त क्यों थी, कारण बताओ भाई। लगभग सन 1000 से 1300 के बीच में हमारी हिंदी के लेखन में विदेशी शब्दों का प्रभाव क्यों नहीं था, कारण बताओ। बहुत बढ़िया। देखो आक्रमण होने तो लगे थे लेकिन ये लोग सेटल नहीं हो पाए थे। भाई गजनबी आ गया था, गजनबी आया लूट लाट के चला गया, लेकिन शासन स्थापित नहीं था। बोले बाद में गौरी आया, गौरी ने 1206 में गौरी की मौत हो गई और गौरी के गुलामों ने गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश शुरू कर तो दिया। मतलब आप बोल तो सकते हैं, पर इनकी जो भाषा थी उसको सोसाइटी में आने में टाइम लग रहा था। मतलब हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो हमारी हिंदी का प्राचीनतम स्वरूप था ये विदेशी शब्दों से एकदम फ्री है, क्योंकि मुस्लिमों का आगमन तो हुआ है लेकिन मुस्लिमों के शब्दों का हमने यूज शुरू नहीं किया। और आपको सबको पता है कि भाई यूज शुरू करने में टाइम लगता है। भाई बहुत लंबे टाइम के बाद हम किसी व्यक्ति की भाषा को ग्रहण कर पाते हैं। सपोज हम में से कोई भी व्यक्ति इंदौर शहर के से प्रॉपर से नहीं है, हमको मालवी नहीं आती, पर हम यहाँ बहुत लंबे टाइम तक रहेंगे तब हमारे मुख के द्वारा मालवी का प्रोनाउंसिएशन वो स्वतः ही होने लगेगा। आप जब समाज में उठोगे बैठोगे तब होगा। तो भाई प्राचीन हिंदी का मतलब हुआ एक हिंदी का ऐसा स्वरूप जिसका विदेशी शब्दों से कोई लेना ही देना नहीं था। बोले प्रूफ क्या है, तो मैं कहूँगा प्रूफ है भाई हमारे सामने। प्रमाण की अगर बात करें तो प्रमाण हुआ इस समय का सबसे बड़ा रासो साहित्य, ये सबसे बड़ा प्रमाण है रासो साहित्य। अब बोले रासो साहित्य में क्या आते हैं भाई, तो रासो शब्द में शब्द छुपा रास,
रास का मतलब हुआ युद्ध, मतलब 1000 से लेकर 1300 के बीच में अगर कोई किताबें लिखी गई, उन किताबों का नाम क्या हुआ करता था? रासो। जैसे पृथ्वीराज रासो, जैसे हम्मीर देव रासो, जैसे हुमायूं रासो, सब रासो साहित्य था। ठीक है, चलो फिर से ध्यान से समझो। ये तो हो गई भाई प्राचीन हिंदी, यानी इस समय पर विदेशी शब्द आए नहीं थे। पर आप सबको पता है कि इस बीच में विदेशियों ने भारत पर अधिकार करना शुरू कर दिया। भाई अगर जब भी बात करोगे सन 1300 की, तो 1303 में तो अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर हमला कर दिया था। इसका मतलब सन 1300 के आसपास मुसलमानों का अधिकार हो चुका था। और जब अधिकार हो चुका था तो इसका मतलब कि 1300 से लेकर लगभग 1700 के बीच में जो हिंदी बोली गई, हाँ कितना, हाँ 1707 में औरंगजेब, बिल्कुल सही बात है। देखो ध्यान रखना, बिल्कुल सही बोल रहे हो। मतलब मेरा ये कहना है कि हम हिंदी के एंगल से देख रहे हैं, यहाँ 5-10 सालों में कोई इतना फर्क नहीं पड़ना। मैं कई जगह 1750 भी लिख देता हूँ, कोई फर्क उससे नहीं पड़ता। अब देखो समझो, अब बोले मध्यकालीन हिंदी की बात करें तो हाँ, आपका कहना है कि मध्यकालीन इतिहास 1707 तक पढ़ते हैं हम, 1707 से फिर आधुनिक शुरू कर देते हैं, वो औरंगजेब की वजह से, है ना। अब बोले मध्यकालीन हिंदी का मतलब हुआ कि लगभग सन 1700 तक कहीं ना कहीं बोले हिंदुस्तान में जो भाषा आ रही थी, वो भाषा चल रही थी, एक तो चल रही थी अरबी और एक चल रही थी कौन सी? फारसी। और मैंने आपके साथ में कल भी डिस्कस किया था, भाई दो चीज़ें हैं, एक है लैंग्वेज और एक है नॉलेज। भाषा और ज्ञान दोनों में बहुत अंतर है। और ये वो समय था जिस समय पर मुगलों ने अधिकार करके, मुगल तो 1526 में आए, इसके पहले तो अरबी थे भाषा। मुगल आए बाबर, हुमायूं, अकबर। अकबर खास तौर पर अकबर ने एक बृहद साम्राज्य की स्थापना कर दी और अपने राज्य में ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी घोषित कर दी? फारसी। अगर किसी भी व्यक्ति को अकबर का खासम खास बनना है, अकबर के साथ में काम करना है, सरकारी नौकरी करनी है, उसे लैंग्वेज कौन सी सीखनी पड़ेगी? फारसी। उसने लैंग्वेज सीखना शुरू कर दिया फारसी, और मान लीजिए घर में परिवार में से कोई एक सदस्य भी फारसी सीख गया, तो इसका मतलब बाकी सभी लोगों पर फारसी का प्रभाव दिखने लगेगा। हाँ, सबको फारसी आती थी। अकबर के नवरत्नों में मतलब ये था कि अकबर के शासनकाल की, अकबर अकेला नहीं, मुगलों की राजकीय भाषा भी क्या थी? फारसी। राजकीय भाषा का मतलब ये हुआ कि जैसे आपको पता है, जैसे आप गुप्त काल पढ़ोगे, गुप्त काल जब पढ़ोगे तो उस समय पर आपको मिलेगा आटविक। अटवी शब्द से बना, अटवी मतलब जंगल। अब बोले मुगलों के समय पर वही पद अलग नाम से जाना जाएगा, और आधुनिक काल में उसे फॉरेस्ट ऑफिसर के नाम से जाना जा रहा है। तो भाई पद तो वही होते हैं, प्रशासन तो वैसे ही चलेगा। भाई हमारे शासन काल में लोग बोलते थे राजा, महाराजा, यहाँ बोला है क्या सुल्तान, बादशाह, हमारे यहाँ बोलते थे श्रीमान, ये बोलते थे हुजूर। तो कहीं ना कहीं आप देखते हो कि अरबी फारसी भाषाओं के शब्द हमारी भाषा में शामिल होने लगे। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें कि भाई मध्यकालीन हिंदी के स्पष्ट प्रमाण कहाँ मिलते हैं, तो भाई ठीक है, मैं मानता हूँ कि भाई अमीर खुसरो के रचनाओं में तो मिलते ही मिलते हैं। लेकिन अमीर खुसरो तो चलो ठीक है, ये खड़ी बोली में रचनाएं कर रहे थे, लेकिन क्या इस समय पर और लोगों ने रचनाएं नहीं करी? तो ये तो भाई गोल्डन टाइम माना जाता है, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। भाई गोल्डन टाइम है, भाई स्वर्ण युग कहा जाता है। बोले क्यों स्वर्ण युग कहा जाता है? ये वो समय था जिस समय पर महान कवयित्री मीराबाई, जिस समय पर अगर हम बात करें तो कबीरदास, जिस समय पर अगर हम बात करें तो बोले सूरदास, जिस समय पर अगर हम बात करें तो तुलसीदास, जिस समय पर हम बात करें मलिक मोहम्मद जायसी, ऐसे लोग पैदा हुए जिनकी किताबों में मध्यकालीन हिंदी का सीधा सीधा प्रमाण दिखाई देता है। समय आगे बढ़ा, फिर हमने देखा कि भारत में यूरोपीय कंपनियां आने लगी। कंपनियां आने तो इस समय पर लग गई थी। 1498 में 17 मई केरल के कालीकट बंदरगाह पर वास्को डी गामा आया। भाई पुर्तगाली आए, फिर आए डच आए, डेनिश आए, अंग्रेज आए, फ्रांसीसी आए, तमाम विदेशी हिंदुस्तान की सरजमी पर आने लग गए। जब ये आए तो पुर्तगाली अपने साथ लेकर आए तंबाकू, अंग्रेज अपने साथ लेकर आए एजुकेशन सिस्टम, पुलिस, आर्मी, टीचर, स्टूडेंट, शब्द। पुर्तगाली क्या लेकर आए? तंबाकू। उन्होंने सिखाया, वो तंबाकू खेती करते थे। हम लोगों ने पूछा क्या उगाते हो, क्या खाते हो, तो उन्होंने बताया टोबैको। तो हाँ जी, आलू था, तो आलू शब्द हो गया, तंबाकू शब्द हो गया, आलपिन शब्द हो गया, अलमारी शब्द हो गया, बाल्टी शब्द हो गया, तौलिया शब्द हो गया, नहाना रह गया बस।
है ना। बाकी सारे शब्द कौन से कहलाए? पुर्तगाली, ये पुर्तगाली थे। जापानी लोग आए तो उन्होंने सिखा दी हमको रिक्शा, तो हम आज रिक्शा बोल रहे हैं, बाल्टी बोल रहे हैं, आलपिन बोल रहे हैं, रिक्शा बोल रहे हैं, एजुकेशन बोल रहे हैं। ऐसे तमाम यूरोपीय शब्द, मतलब अगर मैं कहूँ कि बताइए आधुनिक हिंदी का मतलब क्या है, तो मैं कहूँगा एक ऐसी हिंदी जिसमें यूरोपीय शब्द भंडार शामिल है, उसे कहा गया आधुनिक हिंदी। तो ये स्वरूप रहा। अब इसको अपनी कॉपी पर लिख दो। ठीक है, मैं बोल देता हूँ भाई। ये लिखा है मध्यकालीन हिंदी 1300 से लेकर 1700 तक। उसके नीचे लिखो अरबी फारसी शब्दों से युक्त। ये लिखा है प्रमाण लिखो, प्रमाण लिखो रासो साहित्य। प्रमाण लिख दो रासो साहित्य। ठीक है। मध्यकालीन हिंदी में लिखना अरबी फारसी शब्दों से युक्त। अमीर खुसरो इस समय के प्रमुख कवि, जिनको खड़ी बोली का जनक माना जाता है। ठीक है, स्वर्ण युग के सामने लिख दो मीराबाई, कबीरदास, तुलसीदास। मीराबाई, कबीरदास, तुलसीदास। मलिक मोहम्मद जायसी। लिख दिया। ठीक है, लिख दिया। और है ना, आधुनिक हिंदी में लिख दो यूरोपीय शब्दों से मिश्रित भाषा आधुनिक हिंदी कहलाई। यूरोपीय शब्दों से मिश्रित भाषा आधुनिक हिंदी कहलाई। ठीक है, समझ में आ गया। चलो, मतलब जो 1950 तक चलती रही। ठीक है, अब हेडिंग बनाएंगे भारतीय संविधान में, भारतीय संविधान में भाषा संबंधी प्रावधान। क्या अवधि में? हाँ, मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा पद्मावत। पद्मावत की देखो भाषा तो हिंदी है, अब हिंदी में कौन सी हिंदी है? तो अवधी है।
है ना, और लिपि उसकी फारसी है, ये है। हाँ, ठीक है। अब हेडिंग बनाएंगे भारतीय संविधान में भाषा संबंधी प्रावधान। पहले उसमें कुछ लिखें, फिर मैं समझाता हूँ, लिखेंगे। ऐसा लिखेंगे, भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय संविधान के अंतर्गत भाग 17 17 भाग 17 भाग 17 तथा अनुच्छेद 343 से 351 के मध्य भारतीय संविधान में भाग 17 के अंतर्गत अनुच्छेद 343 से 351 के अंतर्गत 343 से 351, हाँ, के अंतर्गत भाषा संबंधी प्रावधान वर्णित हैं, जिन्हें भाषा संबंधी प्रावधान वर्णित है, जिन्हें मुंशी आयंगर, अभी बताते हैं सबके बारे में, जिन्हें मुंशी आयंगर, मुंशी मतलब कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, और आयंगर का मतलब एन गोपाल स्वामी आयंगर, जिन्हें मुंशी आयंगर फॉर्मूले के आधार पर लिखा गया है, अब थोड़ा मुद्दा समझ लो। संविधान की बेसिक जानकारी आपके पास है क्या? भाषा संबंधी प्रावधान आर्टिकल नहीं, संघ की परिभाषा उसमें, तो संघ अनुच्छेद 1 में, उसका कोई लेना देना नहीं भाषा से। नहीं, भाषा मतलब भाषा, देखो उसमें एक में क्या है वो मेरा विषय नहीं है, वो मुझे पता भी नहीं है संविधान का। हाँ, लेकिन भाषा संबंधी कुछ नहीं उसमें, ये क्लियर है ना। अब देखो बात समझो, आप एक बोल रहे हो ना, केट बोल रहे हो, अच्छा अनुसूचन, नहीं, अनुच्छेद 1 में कुछ नहीं है उसमें। भाई ऐसा था, जब संविधान निर्माण की प्रक्रिया चल रही थी तो चीज़ों को उनके इम्पोर्टेंस के अकॉर्डिंग, उनकी महत्व के अकॉर्डिंग सेटल किया जा रहा था। जैसे भाग 1 में संघ है, भाग 2 में बात करें तो नागरिकता, पहले नागरिक कौन बनेंगे, भाग 3 में बात करेंगे तो मौलिक अधिकार क्या रहेंगे, भाग 4 में बात करेंगे तो डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, 5 में बात करें तो संघ सरकार कैसे बनेगी, 6 में बात करें तो राज्य सरकार कैसे बनेगी, समझ रहे। ऐसे वो संविधान में आगे बढ़ते चले गए। और एक दिन मुद्दा ये भी आया, अगर मैं बात करूं कि 16 भाग कब तक तैयार हो चुके थे, संविधान लिखना आप सबको पता है कि भाई कहीं ना कहीं 1946 से संविधान को लिखना शुरू हो चुका था। 1946 में संविधान लिखने की परंपरा चल रही थी, और जब सितंबर 1949 की हम लोग बात करें तो इस समय तक, सितंबर 1949 तक, इस समय तक भारतीय संविधान के कुल मिलाकर 16 भाग लिखे जा चुके थे। अब मुद्दा आया था भाग नंबर 17 का। अब बोले भाग नंबर 17, तो सबने बोला आप बताओ आप किस स्पीच पे प्लान करें, तो डेट थी 11 सितंबर। मुद्दा समझना,
11 सितंबर डेट थी। इस दिन ये प्लान हुआ कि अब हम बात करेंगे देश में भाषा में किसके अंतर्गत काम करें। 11 सितंबर की बात थी, 11 सितंबर 1949। बोलते हैं अब देखते हैं देश में किस भाषा को हम वरीयता दें। तो हमारे संविधान सभा के सदस्यों के पास दो विकल्प थे कि बोले या तो हम बात करें राजभाषा पर, सरकारी भाषा कैसे बना, राज का मतलब राज करना, शासन करना, और या फिर हम बात करें बोले किस पे कि आखिर राष्ट्रभाषा कैसे बनाए। तो सभी ने देखा कि बोले पूरा राष्ट्र तो एक भाषा नहीं बोल पाएगा, तो बोले राष्ट्रभाषा की तो जिद छोड़ ही दो। बोले हाँ राष्ट्रभाषा तो कोई नहीं बना पाएंगे। तो बोले क्या करें, आप तो ये देखो कि सरकारी काम किस में करेंगे। तो सरकारी काम तो किसी में भी हो सकता है, भाई हो तो सकता ही है। जैसे आप बताओ मुगलों के समय सरकारी काम किस में होता था, फारसी में। अंग्रेजों के समय अंग्रेजी में। जनता को आए या ना आए, पर आपको पता है कि जन केंद्रित शासन स्थापित करना है, इसके लिए वो भाषा में काम करना पड़ेगा जिसको भाषा को जनता समझ पाए। अगर मान लीजिए आपने जबरन अंग्रेजी लागू कर दी तो लोगों को समझ में ही नहीं आएगा कि काम क्या चल रहा है। फारसी आपने लागू कर दी तो समस्या। तो भाई ऐसा हुआ कि 12 सितंबर के दिन तो ये डिसाइड हुआ कि कोई भी भाषा राष्ट्रभाषा नहीं बनेगी। अब मुद्दा आया कि अब बनेगी कोई भी भाषा तो बनेगी, वो बनेगी सरकारी भाषा, राजभाषा। राजभाषा बनाने वाली बात आ गई। राजभाषा बनाने वाली जब बात आई गई तो बात ये थी कि किस लैंग्वेज को राजभाषा बनाए। तो उस समय पर 12 सितंबर के दिन दो विकल्प थे हमारे सामने, चार विकल्प सॉरी। एक विकल्प था फारसी का, एक विकल्प था अंग्रेजी का। भाई अंग्रेजी विकल्प में क्यों थी, क्योंकि जिस समय पर संविधान बन रहा था उस समय सरकार की भाषा क्या चल रही थी, अंग्रेजी। तो संविधान भी किस में बन रहा था, अंग्रेजी में। दूसरा विकल्प था कि चलो अंग्रेजी नहीं तो एक काम करते हैं फारसी को बना देंगे, क्योंकि आपको पता है अंग्रेज जब हिंदुस्तान में आए उस समय भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या थी, फारसी। फिर कुछ लोगों ने बोला कि चलो एक काम करो, इसको छोड़ो आप, अंग्रेजी फारसी और हिंदी तीनों से मिश्रित करके एक नई बना दो हिंदुस्तानी, कुछ अंग्रेजी कुछ फारसी और कुछ हिंदी। किसी ने बोला, और किसी ने बोला कि नहीं नहीं, बोले एक काम करो कि हिंदी को बना देते हैं प्योर, शुद्ध हिंदी ले लेते हैं। अब बोले अंग्रेजी को इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि अंग्रेजी विदेशी भाषा थी, इसको तो डिलीट मार दिया 13 तारीख को ही। फिर क्या हुआ, बोले फारसी, बोले फारसी कौन सी देश की भाषा है, ये भी मुगल लेकर आए, तो बोले दोनों को नहीं बनाएंगे। अब बनी दो भाषाएं, एक बची हिंदुस्तानी और एक बची हिंदी। वही वोटिंग, जब वोटिंग हुई संविधान सभा के सदस्यों ने आपस में मिलकर जब निर्णय लिया तो उसमें पता चला कि ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन किसको मिल गया, हिंदी को। परिणाम ये निकला कि 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1949 के दिन हिंदी को भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 343 के अंतर्गत किस भाषा के रूप में चुन लिया गया, राजभाषा के रूप में। क्लियर हुआ इतना? अब बात समझो, ये जो राजभाषा चुनी गई वो चुनी गई केवल सेंट्रल गवर्नमेंट की, संघ सरकार की। 343 के बाद हालांकि 344 भी पढ़ना है, फिर 345 भी पढ़ना है, और 345 के अंतर्गत तो भारत के प्रत्येक प्रांत को अपनी राजभाषा चुनने का अधिकार दिया गया। इसलिए आप देखो वर्तमान भारत में 28 में से कितने राज्य जिन्होंने हिंदी को राजभाषा के रूप में सुना है, 9। बाकी सब ने अपनी अपनी क्षेत्रीय भाषाओं को अपनी राजभाषा बना लिया। किस आर्टिकल के तहत, 345 के तहत। बात समझ में आ गई? तो भाई मुंशी आयंगर फॉर्मूला, और वहीं लिख दो, नीचे लिख देंगे 14 सितंबर 1949 के दिन हिंदी को राजभाषा बनाया गया। 14 सितंबर 1949 के दिन हिंदी को राजभाषा बनाया गया तथा हिंदी को राजभाषा बनाया गया तथा इस दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाने का, हिंदी दिवस के रूप में मनाने का निर्णय भी लिया गया।
ठीक है, निर्णय भी लिया गया। अब हिंदी दिवस तो मनाते हैं 14 सितंबर। विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस लिखो 10 जनवरी, है ना। विश्व हिंदी दिवस अलग है, वो तो ऐसा था कि एक आर्टिकल है 351, 351, वो आर्टिकल 351 में क्लियर लिखा हुआ है कि सरकार हिंदी के विकास के लिए कुछ ना कुछ करती रहे, हिंदी के विकास के लिए निर्देश है, और जब हिंदी के विकास के लिए निर्देश है तो सरकार कुछ तो करेगी। तो 1975 में इंदिरा गांधी ने महाराष्ट्र के नागपुर में विश्व हिंदी सम्मेलन बुलाया था, और जब विश्व हिंदी सम्मेलन बुला लिया तो उस दिन की याद में हम मनाते हैं विश्व हिंदी दिवस। तो 14 सितंबर हो गया हिंदी दिवस और 10 जनवरी हो गया विश्व हिंदी दिवस। दो बातें हो गई। अब हेडिंग बनाएंगे अनुच्छेद 343, मतलब अब हमारा आगे, मतलब हम कल से ही डिस्कस शुरू करेंगे, है ना। और टाइम से आया करो, कोशिश किया करो, नहीं तो मैं निकलने ही वाला था, है ना। आर्टिकल 343 से 351 के बीच में हम हिंदी को पढ़ लेंगे, है ना। ठीक है भैया ना, धन्यवाद।